नमस्कार छात्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है क्रिया व क्रिया के भेद। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए सबसे पूर्व हम क्रिया की परिभाषा जानते हैं। क्रिया ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। देखिए, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो सब क्रिया कहलाते हैं। जिस वाक्य में पता लगे कि ये कार्य हुआ है, उस वाक्य में वह क्रिया शब्द होगा। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। राकेश गाना गाता है, तो यहाँ पर गाना गाता क्या हो गया? क्रिया हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। मानव धीरे धीरे चलता है, चलना क्या होगी? यहाँ क्रिया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या होगी? क्रिया। देखिए, वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया शब्द होते हैं, तब जाकर वाक्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, राकेश क्या है? करता है, काम को करने वाला है। और गाना क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। और गाता है, क्रिया हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म की आवश्यकता अनावश्यकता के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। सबसे पूर्व है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। देखिए, कर्म की आवश्यकता और अनावश्यकता। जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होगी वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। आइए सबसे पूर्व देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम पढ़ता है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने क्या, किसे, किसको पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, इन तीन परिभाषाओं में एक बात आई, क्या, किसे, किसको। जहाँ पर हमें इन तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। देखिए उदाहरण देखते हैं। राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाद चिल्लाता है, रावण लजाता है। तो देखिए, राजेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है, किसे दौड़ता है, किसको दौड़ता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यहाँ नहीं मिलने के कारण यहाँ अकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन वाक्यों में क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता क्या है? जो पीता शब्द है वो क्या है? क्रिया है। उसका फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया। देखिए, इस पीता जो शब्द है ये, इसका जो मुख्य भार है वो पानी शब्द पर पड़ रहा है। पानी क्या है? कर्म है। और कर्ता कौन है? विकास है। तो विकास पर सीधा इसका असर न पड़ने के कारण यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। कुछ और उदाहरण देखते हैं। रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। इस प्रकार के वाक्य सकर्मक वाक्य कहलाएंगे। आइए अब देखते हैं
सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सबसे पहला होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्म क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसमें चलाता क्रिया का गाड़ी कर्म एक ही है, अतः यह एक कर्म क्रिया के अंतर्गत आएगा। धोबी ने कपड़े धोए, क्या धोए? कपड़े धोए, एक ही कर्म है। नौकर ने आज काम नहीं किया, क्या नहीं किया? तो उत्तर मिलेगा काम नहीं किया। प्रत्यक्ष कर्म होने के कारण यहाँ एक कर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का अगला भेद हम देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है एवं दूसरा कर्म निर्जीव होता है। श्याम ने राधा को रुपए दिए। ऊपर दिए गए वाक्य में देना क्रिया के दो कर्म हैं, राधा एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। पिताजी ने पड़ोसी को सोफा बेचा, क्या बेचा? सोफा। किसे बेचा? पड़ोसी को। तो यहाँ पर देखिए दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, इस कारण से यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। मैंने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, क्या खरीदी? सब्जी। किससे? सब्जी वाले से। यहाँ भी दो कर्म दिख रहे हैं। उसने भी यहाँ पर भाई होगा शब्द। उसने भाई के लिए कमीज ली, क्या लिया? कमीज। किसके लिए? भाई के लिए। तो यहाँ भी हमें दो कर्म दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहले सरल क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है सामासिक या समस्त क्रिया, चौथा है मिश्र क्रिया, पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया और छठा है नाम धातु क्रिया। सबसे पूर्व हम जानते हैं सरल क्रिया। क्रियाएं जब अपने मूल रूप में आती हैं तब वे सरल क्रिया कही जाती हैं। सभी अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया सरल क्रिया के ही उदाहरण हैं। जैसे मैंने पत्र लिखा, सब लोग घर गए, हमने खाना खाया, कल वह नहीं सोया, पिताजी ने संतरे खरीदे। जो ये क्रियाएं दिख रही हैं यहाँ पर, ये सरल क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कैसे होती हैं? ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो सरल क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे सो जाना, देख लेना, खा लिया, चल दिया, उठ जाना, पी लिया आदि संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया का महत्व अधिक होता है होने के कारण इसे प्रधान क्रिया भी कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया दो काम करती है। पहला तो वह अपना अर्थ छोड़ देती है, जैसे आ जाना का अर्थ आना है, आना हो जाना। देखिए जो आ शब्द है ना, इसका अर्थ है आना, और ये जो जाना है इसने अपना अर्थ छोड़ दिया। दूसरा कार्य पहली क्रिया के अर्थ में तरह तरह के अर्थ छटाओं के रंग भर देती है, जिससे एक ही प्रधान क्रिया से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थ में सूक्ष्म अंतर आ जाता है। इसे रंजक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। रंजक क्रिया के कुछ उदाहरण, मेहमान आ गए। देखिए क्रिया है आ और गए का अर्थ होता है चले जाना या वहाँ से निष्कासित हो जाना, निकल जाना। लेकिन यहाँ पर क्या है? आ गए, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया? आ जाना हो गया। मेहमान आ टपके, आना क्रिया है और टपकना हो गया। देखिए मेहमान आ धमके, आना धमकना। मेहमान आ पहुँचना, आ पहुँचना। तो यहाँ पर इस प्रकार ये रंजक क्रिया के उदाहरण होंगे। इन वाक्यों में संयुक्त क्रिया का मुख्य अर्थ तो आना ही है, पर अर्थ में सूक्ष्म अंतर होने के कारण यहाँ रंजक क्रिया है।
संयुक्त क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। नौकर काम कर गया, नौकर ने काम कर दिया, नौकर ने काम कर लिया। दूसरा है बच्चे घर से निकल गए, बच्चे घर से निकल पड़े, बच्चे घर से निकल लिए, बच्चे घर से निकल आए। तीसरा है वह हंस पड़ी, वह हंस निकली, वह हंस दी। इस प्रकार ये कुछ संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अगला है सामासिक या समस्त क्रिया। समस्त क्रिया भी दो क्रियाओं के मेल से बनती है। समस्त क्रिया में दोनों क्रिया द्वंद्व समास के रूप में दिखती हैं। समस्त क्रिया में दोनों क्रियाओं या धातुओं के अर्थ बने रहते हैं, जैसे वह चल फिर लेता है। वाक्य के अर्थ है वह चल भी लेता है और घूम भी लेता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए, जो सामासिक या समस्त क्रिया होगी वो द्वंद्व समास के रूप में दिखेगी। द्वंद्व समास में क्या होता है, ये योजक चिन्ह लगा होता है, तो इसी प्रकार क्रिया यहाँ इस योजक चिन्ह के साथ दिखती है। जैसे वह लिख पढ़ सकता है, वह उठ बैठ नहीं सकता, वह थोड़ा लिख पढ़ लेता है। इस प्रकार की क्रियाएं सामासिक या समस्त क्रियाएं होती हैं। अगला है मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया की रचना मूल क्रिया से के प्रारंभ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जोड़कर की जाती है। अर्थात मिश्र क्रिया का पहला अंश संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है तथा दूसरा अंश क्रिया। उदाहरण देखते हैं। संज्ञा जमा क्रिया, संज्ञा हो गई भूख और क्रिया हो गई लगना, तो भूख लगना ये पूरी क्रिया बन गई। याद आना, प्यास लगना, नींद आना, स्मरण करना, कष्ट करना, दर्शन करना आदि ये संज्ञा के साथ क्रिया का लगना है। सर्वनाम क्रिया ऐसा लगना, वैसा लगना, अपना लगना, पराया लगना। इस प्रकार सर्वनाम के साथ क्रिया लगकर सर्वनाम क्रिया बन जाती है और उसे मिश्र क्रिया कहते हैं। विशेषण में क्रिया लग के मिश्र क्रिया बनना, ठंडा लगना, गरम लगना, गरम करना, सुंदर लगना, सुंदर दिखना, अच्छा लगना, बुरा लगना। इस प्रकार मिश्र क्रिया का निर्माण विशेषण लगाकर भी किया जाता है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है प्रेरणार्थक, किसी को प्रेरित करना। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना आदि प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रिया मिलती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर प्रथम प्रेरणार्थक तथा वा प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती हैं। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक जहाँ क्रिया होगी वहाँ आ प्रत्यय जुड़ेगा और जहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी वहाँ वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे चलना से चलाना, आ प्रत्यय जुड़ गया यहाँ पर, तो प्रथम प्रेरणार्थक है, और चलवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के। मीरा बच्चे को खाना खिलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक। मीरा आया से बच्चे को खाना खिलवाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। माँ बच्चे को चलाती है, माँ नौकर से बच्चे को चलवाती है। मैंने मोहन को फिल्म दिखाई, मैंने रमेश से मोहन को फिल्म दिखवाई। तो यहाँ आप प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का फर्क भी समझ सकते हैं और प्रेरणार्थक क्रिया किस प्रकार कार्य करती है वो भी आप जान सकते हैं। अगला भेद है क्रिया का संरचना के आधार पर नामिक क्रिया। संस्कृत के व्याकरणों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों को नाम कहा जाता है। संस्कृत में नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर अनेक क्रिया शब्द बनाए जाते हैं तथा ऐसी क्रियाओं को नामिक क्रिया कहा जाता है। हिंदी में प्रत्यय प्रधान भाषा न होने के कारण कुछ नामिक क्रिया के ही उदाहरण दिखते हैं। यहाँ पर आ का डंडा आएगा, नामिक क्रिया के ही उदाहरण दिखते हैं।
देखते हैं। शब्द नामिक क्रिया, देखो शब्द है लालच, नामिक क्रिया बन जाएगा ललचाना। शब्द है गप, नामिक क्रिया बन जाएगा गपयाना। शब्द है झूठ, नामिक क्रिया बन जाएगा झुठलाना। शब्द है हाथ, नामिक क्रिया बन जाएगा हथियाना। शब्द है शर्म, नामिक क्रिया बन जाएगा शर्माना। शब्द है टक्कर, नामिक क्रिया बन जाएगा टकराना। ये संज्ञा में क्रिया, नामिक क्रिया बनी है संज्ञा से। आगे है सर्वनाम से। सर्वनाम से किस प्रकार बनती है, देखिए अपना से अपनाना, विशेषण शब्द से गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, चिकना से चिकनाना और साठ से सटियाना। इस प्रकार नामिक क्रिया का निर्माण किया जाता है संरचना के आधार पर। तो आशा करते हैं आप क्रिया के जो भेद हैं वो अच्छे से, क्रिया की परिभाषा व भेद अच्छे से समझ गए होंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।